Good morning, 8th class. How are you, students? I hope you are well. Okay, guys. Now we start the third chapter, Glimpse of the Past. This chapter is taken from the book from the Our Freedom Movement, written by the S.T. Sawant. Okay, before you read about the lesson. Have you some pictorial glimpse of the history of our country from the 1757 to 1857? क्या आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी झलक है या कुछ ऐसी हिस्ट्री की बातें हैं आपके पिक्चर्स बिटवीन द 1756 और 1856 में क्या हुआ था इंडिया में? These pictures and the speech bubbles will help the clarify your understanding of the condition. इस लेसन में कुछ ऐसी ग्लिप्सेस जो है झलक है या पिक्चर्स दी गई है जो हमें उनकी याद दिलाएगी और हमें क्लियर करेगी कि उस समय क्या कुछ चल रहा था इंडिया में. दैट लीड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 और जो कि अंत में जो ये सभी जो मोमेंट्स चल रहे थे और जो हमारा इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम के लिए जो वार स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था 1857 में. तो वो सब अपने रीड करेंगे इस लेसन में. फर्स्ट मार्टियर्स जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि पर्सन्स जो क्या होते हैं देश के लिए मर जाते हैं, जिनको अपने शहीद बोलते हैं. एट द फंक्शन इज़ दिल्ली, ये कब का टाइम है? जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय. पिक दे रखी है जैसे आपको दिख रही होगी क्लियर. ये किसकी पिक है? लता मंगेशकर, जिन्होंने बहुत ही फेमस शानदार एक गाना गाया था वंदे मातरम, और इतना अच्छा गाना गाया था कि अभी भी अगर सुनते हैं तो उसको सुनने के बाद आंखों में पानी आ जाता है. तो ये एक स्पीच दी गई है उनके द्वारा. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद द टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियाज मार्टियर्स. स्पीच में लता मंगेशकर की पिक दे रखी है और देखिए इनके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम उन लोगों की याद करेंगे, उनकी कहानी को, उनकी बातों को जानेंगे, सुनेंगे तो हम सब की आंखों में पानी से भर जाएगी, आंसुओं से भर जाएगी. किस तरह से लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया देश के लिए और वो देश के लिए हंसी खुशी क्या है शहीद हो गए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपने उस फर्स्ट पैराग्राफ के. अब सेकंड पैराग्राफ है अपना द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनीज कॉन्क्वेस्ट का मतलब है जीत. जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 17वीं सेंचुरी के अंदर इंडिया में आई थी, उसने अपना जीत का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, उन्हें कौन सी ऐसी ट्रिक्स यूज़ की जिससे क्या हुआ कि उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था. तो देखिए अपने रीड कर रहे हैं. विद द इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एक्सटेंडिंग इट्स द पावर इन द 18th सेंचुरी. 17वीं सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, अपनी पावर को बढ़ा लिया. बहुत सारे जो है अपने वेपन्स जो है उन्होंने तैयार कर लिए. वेपन्स किसको कहते हैं? अपने हथियार को. ठीक है, ये कब की बात है? 1765 में. और उसके बाद उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई, आप सोचो कि क्या ऐसा किया कि उन्होंने धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लिया. तो वो टेक्निक उसकी थी उन अंग्रेज़ों की, आपस में लड़ाओ और जीतो, यानी कि फूट डालो और राज करो. उन्होंने क्या किया, भाई भाई को लड़ा दिया. आपस में जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, यहाँ के रहने वाले राजा थे, उनको आपस में लड़ाया और खुद क्या करते गए, उन पे कब्जा करते गए. अब देखिए उस टाइम लोग क्या बात कर रहे हैं. इंडियन प्रिंसेस वर द शॉर्ट साइट. शॉर्ट साइट का मतलब है कि उनकी दूरदृष्टि नहीं थी, वो लंबी सोच नहीं थी, वो नहीं पता था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है. तो उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प मांगी. दैट अप स्टार्ट द राजास कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल द हेल्प मी द टू डिफीट हिम. उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों की बातों में आ गए और अंग्रेज़ों से हेल्प मांगी अपने दूसरे राजाओं को हराने के लिए. और उसके बदले में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे क्या किया,
उन लोगों पे ही कब्जा करते गए। द पीपल हैड नो पीस टू द सच कॉन्स्टेंट फाइट, और इस तरह से कहीं शांति नहीं थी, हर जगह लड़ाई हो रही थी। द रिवरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स कुड द ईजीली सबड्यूज इंडिया प्रिंसेस वन बाय वन। रिवरीज का मतलब होता है आपस में जो झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसने हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की। एंड इट कुड ईजिली सबड्यूज, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो इंडिया के जो राजकुमार थे उनको वन बाय वन क्या कर लिया, उन पर कब्जा करते चले गए। उनमें से एक दे रखा है, जैसे पिक्चर दिखा रखी है, ये है पिक्चर, जिनका नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है, ये हैदराबाद के थे और ये काफ़ी बुद्धिमान थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की चाल समझ ली थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मरते दम तक लड़ते रहे थे। ए फायर सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ द मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और तब तक लड़ते रहे जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हो गई। आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ। थैंक यू गॉड देयर इज़ द पीस इन द कंट्रीज नाउ, नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाय द ठग। लोग जो हैं, ये राजा जो है आपस में बात कर रहे हैं कि चलो अब भगवान का धन्यवाद है कि शांति है, अब कोई देश में लूट नहीं रहा। इट इज़ द गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। अब जो इंडियन जो राजा थे ना, वो मूर्ख थे और उन अंग्रेज़ों की बातों में आगे, और वो कह रहे थे कि हाँ अच्छा है कि भगवान ने अंग्रेज़ हमारे लिए भेज दिए जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। आवर डेस्टिनीज इज़ लिंक्ड विद दैम। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो वजूद है वो उनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि वो हमारे बहुत अच्छे हेल्पर हैं, लेकिन वो रियल में उनकी चाल अंग्रेज़ों की नहीं समझ पाए। द वाइट मैन हैज़ द किल और द डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। लेकिन जो जनता थी आसपास और जो समझदार बुजुर्ग लोग थे वो समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि जो सफ़ेद, ये वाइट गोरे लोग जो है ना, बहुत सारे राजाओं को मार रहे हैं। ठीक है, यद्यपि वो राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन थे तो वो यहाँ के रहने वाले, इस देश के रहने वाले। अब उनको क्या कर दिया अंग्रेज़ों ने, धीरे धीरे क्या कर दिया था, एक दूसरे से लड़वा के उनको मरवाना स्टार्ट कर दिया था। तो बेटा अब आपने इन 2 पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आंसर्स और ये इसमें से जो टफ हार्ड वर्ड मीनिंग्स है वो आप राइट एंड लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।